रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। मौसम बदल रहा है, आप भी बदल जाइए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लाहौर की में फजाई आलूदगी चौथे नंबर पर है। हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ रहे हैं और रात को हम पहले नंबर पर थे। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है ना, आपको पता है कि हमेशा हर साल ये इस स्मॉग के टाइम पर आती है। आगाज है, आप लाहौर हैं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, हम दिन के वक्त भी लगाना शुरू कर दिया है। दिन के वक्त भी हम टॉप पे ही होते हैं। फजाई आलूदगी में इंतहाई खतरनाक हद तक जो लाहौर है ना वो आगे पहुंच चुका है। और लेट नाइट जैसा कि अभी आपने बताया कि हम टॉप पर थे और अभी हम जो एक QI है उसमें 4th नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं। स्मॉग का वेदर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जब मैं तो निकलती हूँ, जब जो खुले एरियाज है ना वहाँ पर तो दिखाई देती है, बाकायदा धुआं धुआं फील होता है। हुकूमत इकदाम कर रही है, अपने तय खुद भी इकदाम करें, अपने आप को महफूज रखें, कोशिश करें गाड़ियों में सफर करें। जो लोग गाड़ियों में सफर नहीं कर रहे, मोटरसाइकिल्स पर हैं, मास्क जरूर पहने ताकि आपका चेहरा महफूज रहे, आपका नाक, आपका गला महफूज रहे। अमूमन हम ये कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या हुआ है, क्यों खांसी आ रही है, क्यों बुखार हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते स्मॉग हमारे गले में बैठ जाती है, कुछ ऐसे ज़रात छोड़ जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता कुछ मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसीलिए अपने आप को पहले से ही सेफ कर लें। ये कोरोना से भी आपको बचाएगा, ये स्मॉग से भी आपको बचाएगा और फिर डेंगू से कुछ खास इकदाम आपको करने पड़ेंगे, तभी इस मौसम का मुकाबला आप कर सकेंगे, है ना। आपने गोशवारे जमा करवा दिए? हाँ। मैं नहीं करवा सका, मैं मसरूफियत की वजह से काफी इंगेज था अपनी फैमिली। गुड न्यूज है, आप परेशान ना हो, तौसीह मिल गई है जो 14 रोज की तौसीह दे दी है गवर्नमेंट ने, कि जिस तरह से अली जैसे और भी बहुत सारे हजरात होंगे मसरूफियात के बाइस टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा सके, तो वो जनाब 14 रोज की तौसीह है। इन 14 दिनों के अंदर अंदर जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर दें और एक जिम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत पेश करें। बिल्कुल, और आप जल्द से जल्द गोशवारे जमा करवाएं। आपके पास 2 हफ्ते हैं अब, और इन 2 हफ्तों में अगर आप फिर से नहीं करवा सकेंगे अपने गोशवारे जमा, तो कोई गारंटी याद रखिएगा कि नॉन फाइलर्स पे 15 पाबंदियां हैं, जिसमें आप हवाई सफर जो आप बैरून मुल्क करना चाहते हैं वो भी बंद किया जा सकता है, आपको बाहर जाने नहीं दिया जा सकता है, घर नहीं खरीद सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते, प्लॉट नहीं खरीद सकते, भाई बहुत सारी पाबंदियां हैं। अली एक खुशखबरी मैंने दी, अगली मैं कह रही हूँ आप ही बताएं, क्योंकि जब से आप आए हैं तो जब से मैं आया हूँ खुशखबरियों की एक लाइन लग गई है। पेट्रोल, जब मैं आया था यहाँ एक्सप्रेसो ज्वाइन किया था तो पेट्रोल की कीमत में उस वक्त 10 रुपए के करीब कमी आई थी, और आज एक नई खुशखबरी है। राइट आफ्टर 2 वीक्स, जो कि हम हमेशा रिवाइज करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को, इसमें एक बार फिर कमी कर दी गई है। और इस बार जो कमी की गई है वो पेट्रोल में 2 रुपए 7 पैसे की है, और इसके बाद पेट्रोल 245 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो गया है। 247, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, इट्स 247, 2 रुपए कम नहीं हुए। 2 रुपए, इसके बाद 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो गई है। और जी हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसकी कीमत में भी 3 रुपए 40 पैसे कमी के बाद 246 रुपए 29 पैसे इसकी कीमत हो गई है फी लीटर। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी कमी कर दी गई है। और आपने देखा 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 21 रुपए 23 पैसे फी लीटर कमी हुई है। मेरा ख्याल है इस इकदाम के लिए हुकूमत को कुछ तो क्रेडिट देना चाहिए। जैसी भी आप इमेज बिल्डिंग कर लें उनके खिलाफ, ऐसी सूरत हाल में आपको रिलीफ मुसलसल दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पुल डाउन किया जाए पेट्रोल की कीमतों को, और उसकी कीमतों से मुंसलिक होती है। आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक डीजल की जो कीमत है ये 18 रुपए 87 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। और वजारत खजाना के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। जी हाँ, और ये सारी सिचुएशन अच्छी खुशखबरियाँ हमने आपको दे दी हैं। जो जरा राउंड अप ले लेते हैं, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या चल रही है, हमारी अदालतों में क्या मामला चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनाब एक बार फिर से एक के बाद एक आईनी बहरान जो है वो जन्म लेने लगा है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली जजेस कमेटी और उस कमेटी की जानिब से बनाए गए बेंचेस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी अब एतराज़ात उठा दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो आर्टिकल 63A है नज़रसानी केस था, उसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी। बेंच के जो 4 जजेस कमरा अदालत में पहुंचे, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने से पहले ही माजरत कर ली, और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के जो एतराज़ात थे जो उन्होंने पहले किए थे उनकी तायद
तायद की, कहा कि जो आर्टिकल 63A नज़रसानी केस है उसके लिए 5 रुकनी बेंच जजेस कमेटी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बनाया और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है उसके तहत बनने वाले बेंचेस पर सीनियर जज ने सवालात उठाए थे और चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था, मगर उन्होंने अपने जवाबी खत में आईनी सवालों के जवाब नहीं दिए, इसलिए 63A नज़रसानी केस के लिए बनाए गए बेंच में वो नहीं बैठ सकते। और इस हवाले से उन्होंने माजरत की थी केस सुनने से इनकार ना समझा जाए, बल्कि खत को 63A नज़रसानी केस का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बना सकते हैं और उन्हें राजी करने की कोशिश करेंगे। अगर वो फिर भी राजी ना हुए तो दोबारा बेंच बनाया जाएगा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नज़रसानी केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे एक और खत में सोमवार की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया था और उधर चीफ जस्टिस ने जजेस कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है और इस हवाले से जो भी इत्तलात सामने आएंगी आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल सॉरी टू कट यू, वो मैं कह रही थी कि पहले तारीख पे तारीख था, अब खत पे खत आ रहे हैं, मतलब क्या मामला चल रहा है? का सिलसिला जो जारी है काफी तशवीश पैदा कर रहा है। बड़ी खबर की ध्यान चलते हैं। जिस तरह से आपको हमने खुशखबरी दे दी है कि जी इनकम टैक्स गोशवारों में हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि तोसी नहीं होगी, मगर सिस्टम पर बोझ और हैवी डेटा या बड़ी फाइल्स वाले जो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग थी ना, उसमें मुश्किलात दरपेश थी। फिर FBI ने माली साल 2023 और 24 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। FBI की जानिब से जारी जो एलामिया है उसमें ये कहा गया है कि गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर की गई है। बिल्कुल, और हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज राना, उनकी खबर के मुताबिक FBI ने रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान हैरान कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2.56 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है, लेकिन इसके बावजूद FBI को टैक्स हदफ की वसूली में 93 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ रहा है। IMF ने पहली छमाही के दौरान 2.65 अरब रुपए का टैक्स जमा करने का हदफ दिया था। FBI ने टैक्स वसूलियों में 25% बेहतरी दिखाई है, जबकि हदफ को हासिल करने के लिए 40% बेहतरी की जरूरत है। 40% बेहतरी की जरूरत है। FBI ने पहली छमाही के दौरान 170 से 200 अरब रुपए तक टैक्स खसारा रहने का इम्कान जाहिर किया था। टैक्स वसूली में नुमाया इजाफे की बुनियादी वजह नॉन फाइलर कैटेगरी का खात्मा, आपको जैसे कि बताया कि प्लॉट, कार खरीदने, बैंक अकाउंट चलाने पर पाबंदी की पॉलिसी है, जिससे फाइलर्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है और 3.7 मिलियन टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए हैं। बहुत एक इजाफा है, एक ऐसा इजाफा जो हम इतनी थोड़ी सी मुद्दत में पहले नहीं देखा था। क्योंकि ये जो इजाफा है गुज़िश्ता साल की इस मुद्दत के मुकाबले में 86% ज्यादा है। गुज़िश्ता साल FBI को सिर्फ 48 अरब रुपए का इनकम टैक्स मौसूल हुआ था, जो कि इस बार डबल होकर 96 अरब की सतह पर पहुंच गया है। जुलाई से अब तक अगर बात करें तो 3,41,000 अफराद ने पहली बार अपने रिटर्न्स फाइल किए, ताहम 2,38,000 अफराद ने कोई इनकम जाहिर नहीं की है। दूसरी जानिब हुकूमत अखराजात कम करने की बातों को अमली जामा पहनाती नजर आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये कहना है कि 6 जो वफाकी वजारतें उनसे मुतालिक फैसला कर लिया है, अब अमल दरामद करना है। 2 वफाकी वजारतों को जम किया जाएगा, एक को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। ये सारी जो सूरत हाल है जो हमने अभी आप तक पहुँचाई है, इसके ऊपर हमें तज्जिया लेना, हम बात करते हैं। डॉक्टर अयूब महर माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि हमारे पास आज बताने के लिए बहुत कुछ था और शेयर करने के लिए बहुत कुछ था। क्या कहेंगे, जिस तरह से इनकम टैक्स गोशवारों में हुकूमत ने तौसी कर दी है, तो टैक्स रिटर्न्स को लेकर जो नंबर सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये हम चल पड़े हैं एक ट्रैक पर? अब देखिए, फाइलर बनना, नंबर ऑफ फाइलर इंक्रीज होना और टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन का इनहांस होना दोनों अलग अलग चीजें हैं अगरचे, लेकिन फाइलर बन के नंबर बढ़ना ये एक तरह से रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है कि इसमें यह है कि चीजें प्रॉपरली मेंटेन हो रही हैं, रिकॉर्ड पे आ रही हैं उसमें। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, खुद SPR की स्टेटमेंट के मुताबिक जो कम अरसे में बहुत तेजी के साथ नंबर ऑफ फाइलर्स इंप्रूव हुए हैं, उनमें एनहांसमेंट आई है, उसमें जो मेजर पोर्शन है वो शेयरली पर्सन का है। शेयरली पर्सन जो है उनके नंबर्स जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। अभी भी वो सेक्टर जिनको लाना चाह रहा है सिस्टम में SPR, उन सेक्टर्स के जो लोग हैं उनमें कोई खातिर खा इजाफा अभी भी नहीं देखने में आया है।
और सैलरी पर्सन कहिए, सैलरी पर्सन हो या कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी जो मिडिल क्लासर है, वो इन पाबंदियों को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अब फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को एबॉलिश करके जो कहा गया है कि अब सिस्टम ये होगा कि जो फाइल नहीं करेगा, जो एक्टिव फाइलर नहीं होगा, उसको ये 15 पाबंदियां फेस करनी पड़ेंगी। तो ये मेरे ख्याल में अफोर्ड नहीं कर सकते सैलरी पर्सन भी या दूसरे मिडिल क्लासर भी, इसलिए इन पाबंदियों से बचने के लिए नंबर ऑफ फाइलर बहरहाल इंक्रीज हुए, उनमें एक इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन अभी भी वो सेक्टर जो हैं जो बार बार एसपीआर की तरफ से जिनकी तरफ इंडिकेशन दी जा रही है, जिनमें रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर आता है प्रोवेंसिस में, और आईएमएफ ने अभी रिसेंटली कंडीशन में कहा भी है कि प्रोवेंसिस को भी एक्टिव करना होगा, और उनको एक्टिव करने के लिए जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया है उसमें आईएमएफ ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि आपको रिव्यू करना होगा एनएचसी अवार्ड को, ताकि एनएचसी अवार्ड से प्रोवेंसिस जो हैं वो अपने रेवेन्यू अपने प्रोविंशियल टैक्स के जरिए कलेक्ट कर सकें। तो वो एक है प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की तरफ से क्या इंप्रूवमेंट आती है, उन्हीं के कहने पे ये 15 दिन की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप मासी को देखें तो एफपीआर हमेशा एक्सटेंड किया करता था गोशवारे जमा करने की तारीख, लेकिन पहले मैकेनिज्म ये था, हमेशा ये होता था, एक महीने की एक्सटेंशन आती थी, फिर 1 महीने की आती थी, और आखिर में जाकर जनवरी फरवरी में नेक्स्ट ईयर में आखिरी जो एनहांसमेंट होती थी, रिलैक्सेशन होती थी, वो आखिरी 15 दिन की हुआ करती थी। पहले 1-1 महीने की 2-3 मरतबा दी जाती थी। बिल्कुल। नजर आई डॉक्टर साहब, हाँ, हम देख रहे हैं कि दिनों में की तादाद में तो कमी आती चली जा रही है। ये शायद एक तरह से टाइट करने की सूरत हाल भी है, जिसमें आप अपने टैक्स दहिंदगान को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप फाइल करें और हुकूमत को बताएं कि क्या सिलसिला है। लेकिन हमने देखा कि 3,41,000 लोग नए शामिल हुए हैं टैक्स नेट में, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब 2,38,000 अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई इनकम टैक्स जाहिर नहीं किया। अब बात आती है 50,000 रुपए कमाने वाले लोगों की, जो कि तनख्वाहदार तबका है, क्या टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएं? कुछ बचता ही नहीं उनके पास। नहीं, देखिए, उसमें टैक्स रिटर्न जमा कराने का मतलब टैक्स जमा कराना नहीं होता। जो सैलरी पर्सन होते हैं, और उस सैलरी पर्सन के अलावा भी और बहुत सारे शोबे हैं जहां इनकम टैक्स जो होता है, जो पे करना होता है, वो विदहोल्ड हो जाता है, यानी उनको पेमेंट होने से पहले ही उनके डिपार्टमेंट में टैक्स काट लिया जाता है, और वो टैक्स काटने के बाद एसबीआर में जो एम्प्लॉयर होता है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी लायबिलिटी है ये कि वो एसबीआर में वो टैक्स जो उसने डिडक्ट किया है एट सोर्स वो जमा करा दे। वो जमा करा देता है। सैलरीज पर्सन को टैक्स जरूरी नहीं कि खुद जमा कराएं, उनका टैक्स तो डिडक्ट होके जमा हो चुका होता है, उनको फाइल करना होता है सिर्फ कि जो हमारे ये टैक्स कट चुका है वो सिर्फ फाइल करें, जमा कराने की बात नहीं है। तो वो 50,000 हो, 60,000 हो, जिसका नहीं भी बचता, जिसका टैक्स वो चूंकि पहले कट चुका है, एसबीआर उसको सिर्फ रिकॉन्साइल करता है कि जो एम्प्लॉय कह रहा है कि मेरा इतना टैक्स कटा है, क्या एम्प्लॉयर ने वो जमा कराया था, उसको रिकॉन्साइल करना होता है कि दरमियान में सिस्टम में तो कोई इस तरह की लीकेज नहीं आ रही कि टैक्स कटा है और जमा नहीं कराया। जैसे कि हमारे यहाँ इंडायरेक्ट टैक्सेस के मुतालिक ये मशहूर है, अभी जो रिटेलर या दूसरों को कहा जा रहा है कि एक चेन में आए प्रॉपरली, वो उसकी वजह ये है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि आपसे टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, जीएसटी वगैरह की, वैल्यू एडिशन टैक्स की काट लिया जाता है, लेकिन वो जमा कराया गया या नहीं कराया गया वो एक इशू होता है। अच्छा, तो सर, जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट आईएमएफ माहदे के बाद से यही कह रही है कि हमारी अब सम जो है वो दुरुस्त हो गई है। आपको लगता है कि डायरेक्शन दुरुस्त है? और ऐसी सारी सूरत हाल में जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, वो ये कह रहे हैं कि कुछ वजारतें जो हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा, कुछ को जम किया जाएगा, और जो दीगर इक़दाम हुकूमत ले रही है, आपको लग रहा है कि हुकूमत अब संजीदा है इस सारे मामले में? नहीं है ना, देखिए, इसको डायरेक्शन हमारी सही हो गई है, ये अभी कहना, मैं कहता अभी बिफोर टाइम है, ये कबल अज़ एक चीज है। मसला ये है कि कुछ अगर 1-2 इंडिकेटर बेहतर हो जाएं तो हम उसको, वो होते हैं हर हुकूमत के दौर में 1-2 चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, स्लाइटली इंप्रूवमेंट आती है, हम उसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज कर देते हैं, उसको डायरेक्शन सही होना नहीं कह सकते। अभी एक चीज आप देखें कि आईएमएफ से अभी जो रिसेंट हमारा एग्रीमेंट हुआ है $7.1 बिलियन के लिए 37 मंथ के लिए, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। ये इससे पहले जो हुआ था वो 2 एग्रीमेंट जो हमारे हुए थे आईएमएफ से, वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट थे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जो मेजर फर्क होता है
स्टैंड बाय अरेंजमेंट उस वक्त किया जाता है जब इमीडिएटली आपको कैश की जरूरत होती है। अगर कैश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास ना पहुंचे, आपके रिजर्व में ना आए, तो आपके इंटरनेशनल मार्केट में डिफॉल्ट का खतरा आपके सर पर मौजूद होता है। आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, फौरी तौर पे आपको कैश चाहिए होता है, वरना आपकी एलसीसी नहीं खुलेंगी। तो उसके लिए जो फैसिलिटी दी जाती है फौरी तौर पे, वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसपे इमीडिएट कोई मसला नहीं होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये फोर्स ही किया जा रहा होता है, ये जहन में रखें, वो फोर्स ये किया जा रहा होता है कि आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये तो हमें तो अंदाजा हो गया है कि 37 माह तक डिफॉल्ट के खतरे से हम बाहर हैं। ये बताइएगा कि दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि हमारे वजीर खजाना जो मोहम्मद औरंगजेब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बताया कि बहुत सी वजारतें बंद करने वाले हैं, वो निजकारी होने वाली हैं। इसका कुछ मुस्बत इम्पैक्ट आएगा? देखिए, मैं अभी जो चीज डिस्कस कर रहा था कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज में जो आईएमएफ की कंडीशन साथ आती हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है। जब स्टैंड बाय अरेंजमेंट था तो हम देख रहे थे ना कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड चीजें आती थी, जीएसटी बढ़ाने से रिलेटेड, टैक्स बढ़ाने से रिलेटेड। लेकिन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्योंकि इमीडिएट क्राइसिस के लिए नहीं दिया गया, बल्कि वो फ्यूचर में खतरात जो हैं उनको मैनेज करने के लिए दिया गया है। तो उसके साथ जो कंडीशन होती हैं, जो कंडीशन अटैच होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उनकी नेचर इस तरह से होती है कि आपके फिस्कल सिस्टम में किस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको लानी चाहिए। तो वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आईएमएफ ने अब कंडीशन में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज के साथ अटैच की हैं, उसमें वजारतों को कम करना था ताकि फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाए। वो उसमें कंडीशन थी अटैच कि आपको ये कम करनी होगी, अपने रेवेन्यू बढ़ाने होंगे, टैक्सेस कहाँ कहाँ लगाने होंगे। उन्होंने बता दिए थे रिटेलर पे आपको जाना है टैक्स बढ़ाने, क्या उनका फार्मूला होगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि कैटेगोरिकली अब इस दफा मेंशन कर दिया गया था उन कंडीशन में, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी थी ना, तो उन चेंजेस में एक चीज मेंशन की थी कि आपको रिव्यू करना होगा दोबारा से एनएफसी अवार्ड। अच्छा, ठीक है। तो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक कंडीशन थी कि फेडरल गवर्नमेंट कमजोर हो गई थी, उसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट के पास फंड नहीं बच रहे थे। तो वो एनएफसी अवार्ड दोबारा करना होगा। और अगर उसके लिए सूबों को शिकायत होती है कि उनके पास अब फंड्स कम हो गए हैं उनके अखराजात से, तो उनके ऊपर जोर दिया गया है कि वो टैक्सेस जो सूबों के परव्यू में आते हैं, जो सूबों को कलेक्ट करना चाहिए, वो उन पर कलेक्शन बेहतर बना के अपने रेवेन्यू को इम्प्रूव करें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे शहबाज आरा की खबर भी है, वो यही है कि सूबों का इत्तेफाक होगा है सिवाय सिंध के, उसके एतराज़ात पर कुछ मुसवदे में तब्दीलियाँ की जाएंगी। तो जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि 37 माह तो हम सेव हैं, अब बात की जाए अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो उसके बगैर फिर आपको लगता है ये सब कुछ मुमकिन है, हम दुरुस्त ट्रैक पर आ सकते हैं? बिल्कुल आना। देखिए, आपने जो चीज आपकी है ना, मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, हम ये ना समझें कि 37 माह हम सेव हैं। हाँ। सेफ ना समझे। अच्छा। आईएमएफ ने एग्रीमेंट किया है 37 माह के लिए, वो 7.8 बिलियन जो है आपको 6 किस्तों में वो पे करेगा आपके करंट अकाउंट बैलेंस को मैनेज करने के लिए। लेकिन वो जो आईएमएफ के पैसे आएंगे ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन या 1.2 बिलियन एवरी 6 मंथ, वो जो हमारी इंटरनेशनल पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी फॉरेन एक्सचेंज में, वो उससे कहीं कम होंगे। ये जहन में रखनी चाहिए हमें, उससे कम होंगे वो। बाकी जो सोर्सेज हैं वो हमें खुद मैनेज करने होंगे। उनमें जाहिर है कि हम अपने दोस्त ममालिक से बात करते हैं कि बाकी जो बैलेंस है वो वहां से पे किया जाए। इसका बहुत एक सस्टेनेबल जो सोर्स होता है, वो आपके प्रोग्रामों में मैंने पहले भी 2 दफा डिस्कस किया है। सस्टेनेबल सोर्स एक्सपोर्ट आपको इनहांस करनी होंगी इन एनी कॉस्ट। तो दूसरा एफडीआई सस्टेनेबल एफडीआई होनी चाहिए। अगर एफडीआई नहीं होगी तो उस सूरत में आईएमएफ के जो पैसे मिलेंगे वो काफी नहीं रहेंगे। तो यही डॉक्टर साहब यही पूछने वाला था आपसे कि हम ये देख रहे हैं कि उनकी शराइत भी कड़ी हैं और जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम में उनके साथ आगे बढ़ेंगे मजीद शराइत भी आयद होंगी। तो आपको लगता है कि जो आईएमएफ की जानिब से शराइत दी गई हैं, क्या वो हमारी हुकूमत को, हमारी इंतजामिया को खुद से पहले से ये डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए था कि जो इदारे प्रॉफिट में नहीं हैं उनको बंद कर दिया जाए, जो वजारतें बिला वजह मौजूद हैं उनको बंद कर दिया जाए? क्यों ये ऐसी जगहों पर जो है आवाम का टैक्स का पैसा झोंक रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है? जी बिल्कुल, ये सवाल अक्सर किया जाता है, लेकिन ये इकोनॉमिक से ज्यादा मैं समझता हूँ उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं। पहली बात तो यह है कि जो भी किसी एक पार्टी की बात नहीं है, जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है वो अपना वोट बैंक लूज नहीं करना चाहती।
वो बल्कि चाहती है कि वोट अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, वोटर अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए कुछ ऐसे अखराजात किए जाते हैं, लोगों को बेरोजगार नहीं करना, महंगाई नहीं बढ़ानी, स्टाइपेंड पे करना है। ये बहुत मतलब एक पॉपुलर मैकेनिज्म होते हैं, ये पॉपुलर तरीके होते हैं अपने वोट बैंक को एनहांस करने या मेंटेन करने के लिए। कोई भी हुकूमत जो होती है, एक तो अपना वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह के स्टेप नहीं ले रही होती, जो कि मुल्क के लिए गलत होता है। फ्यूचर में जाके फ्यूचर में बर्डन बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है वोट बैंक के अलावा एक चीज जिसकी तरफ एक साबिक हमारे एफबीआर के चेयरमैन बड़े बोल्डली मेंशन कर चुके हैं कि इकोनॉमी में पावर्स ग्रुप है। वो पावर ग्रुप जो है वो उनके लिए माफिया इसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको पावर ग्रुप कह रहा हूँ। वो पावर ग्रुप जो है वो टैक्स उनको पे करने चाहिए और बहुत हैवी टैक्सेस उनसे कलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन वो टैक्स देने को लिए तैयार नहीं होते। गवर्नमेंट भी उनसे फाइट नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट अवॉइड कर रही होती है। अब आईएमएफ कंडीशनलिटी को हम जस्टिफाई करते हुए, जवाब बनाते हुए शायद वो स्टेप लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप वही बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती है जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो कंट्री में। सियासी हालात तो मौजूदा आपके सामने ही है, आईनी तरमीम का भी मामला चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे में कितना जल्द मुमकिन है कि मईशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर आ जाए और जो रिलीफ है जो मिल रहा है वो आवाम तक भी पहुँचे? बहुत जल्दी मुमकिन हो सकता है, 1 से 2 महीने में ये चीजें अवाम तक उसके असरात आ सकते हैं, लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि पॉलिटिकल विल पावर आगे कितनी है। या अगर पॉलिटिकल विल पावर है, आप वो स्टेप ले सकते हैं जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए, तो उसके असरात भी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन अगर उनसे अवॉइड किया जाए या उसमें आप रिलेक्टेंट हो जाते हैं वो स्टेप लेने में, क्योंकि आपको फाइट करनी पड़ती है पावरफुल ग्रुप से, या वोट बैंक का आपका ख्याल नहीं करते और वो स्टेप ले लेते हैं, तो जाहिर इकोनॉमी के लिए तो वो बेहतर है। अब वो स्टेप लिए जाएंगे। एक चीज तो हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है आपकी इस वक्त, फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, वो एक गैर सियासी शख्सियत है, नॉन पॉलिटिकल। बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में वो इकोनॉमी के लिए स्टेप जरूर लेंगे। वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन उनके जहन में नहीं होगी, हुकूमत के जहन में होगी, कैबिनेट के लोगों के जहन में होगी। वो थोड़े से हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर रखें कि स्टेप ना लिए जाएं, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर से मेरी मुराद ये कि अवाम पर बोझ मुंतकिल कर देना ये मुश्किल फैसला नहीं होता, ये लिया जाता रहा है, जीएसटी बढ़ता रहा है। और ऐसा ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत से इल्म में मेरे भी इजाफा हुआ है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी सियासत को एक साइड पर रखें और मईशत को सामने रखें, उस पर इत्तेफाक राय लाएं। तो ज़रूरी ये है कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखें, क्योंकि इस वक्त जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो भी खतरे से दो चार है। ज़रूरी नहीं कि कहीं पे जंग लगी हो, ज़रूरी नहीं कि आपके घर के बाहर कोई लड़ाई हो रही हो और आप उसमें जाने की कोशिश ना करें। आपके घर में अगर खाना नहीं होगा ना तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, लड़ाई करनी ही पड़ेगी। इसलिए घर को ठीक करें, सियासत छोड़ें। बिल्कुल, मईशत पे फोकस रखना चाहिए फिलहाल सियासतदानों को। एक्सप्रेसो में हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। इंटरनेट के जदीद दौर में हर इंसान किसी ना किसी हवाले से मुंसलिक हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, हर इंसान किसी न किसी हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक है और इस हवाले से अक्सर साइबर सिक्योरिटी के मसाइल सामने आते हैं, है ना। हैकिंग और हरासमेंट से लेकर ऑनलाइन चोरी और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकिंग जैसे कई मसाइल हैं, आए रोज देखने को मिलते हैं। और नई और जदीद टेक्नोलॉजी होने की वजह से ऐसे मसाइल के तदारुक के लिए भी साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की जरूरत होती है। आम लोगों को इससे बचाने के लिए वो कोशा है। ऐसे में पाकिस्तानी नौजवान हैं, कहाँ पीछे रह सकते हैं वो आगे बढ़ते हैं और अपना नाम बनाते हैं। खुशखबरी आपके लिए ये है कि एथिकल हैकिंग में नासा भी पाकिस्तानी नौजवान की सलाहियतों का मोतरफ निकला है और उन्होंने पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शहजाद अहमद के लिए तारुफी लेटर भी जारी किया है। और एक्सप्रेसो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले किस टैलेंटेड नौजवान को अपने पास मदऊ करना है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? उनको मदऊ हमें करना ही पड़ेगा। आज ही हमारे साथ मौजूद हैं नासा के सनद याफ्ता साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शहजाद अहमद। जी हाँ, शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ से आपका ताल्लुक है, क्या आपकी तालीम है और ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बने हैं, यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा था? जी बेसिकली मेरा ज़ाती ताल्लुक मैं डिस्ट्रिक्ट स्वाबी KPK से हूँ
और इब्तिदाई तालीम तो मैंने वहाँ पे हासिल की। उसके बाद BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इस्लामाबाद में आ गया। बचपन से साइबर सिक्योरिटी का शौक था, पैशन था, तो साथ साथ में लर्न करता रहा, चीज़ों को खुद ढूंढ के सर्च करता रहा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता रहा। तो अपनी जो मेरी डिग्री है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और साइबर सिक्योरिटी अपनी पैशन और अपनी स्किल है, तो बस इसमें काम करता रहा। नहीं तो आपने क्यों नहीं कोशिश की कि हुकूमत की तरफ से या हुकूमती किसी इदारे में शिरकत की जाए, वहाँ पर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पेश की जाएं, आप अपने तय क्यों करते रहे? देखिए, बाहर की कंट्रीज में गवर्नमेंट की और हर कंपनी की एथिकल हैकर्स को एक ओपन कॉल होती है कि अगर आपको हमारी सिस्टम पे कोई भी वल्नरेबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज मिल सकती है जिसको हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमारी डेटा प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है, तो उनकी एक ओपन कॉल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एज सच हमारी अभी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम अपने क्रिटिकल एसेट्स जो है उसको अगर हम देख सके, अगर हमें अपने नॉर्मल रूटीन में भी काम करते हुए कोई उसमें इशू मिल जाता है तो हम इस तरह से ओपनली रिपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो शहजाद, ये नासा वाली स्टोरी तो जरा बताएं। आपको नासा का लेटर भी मिला है, तारुफी लेटर नासा की जानिब से मिला है, कैसे मिला है, जरा इस पे भी तो रोशनी डालें। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल नासा की भी ओपन कॉल है। सारी जो IT या टेक बड़ी कंपनी है इसी बात पर यकीन रखती है कि कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है। इंटरनेट से कनेक्टिविटी, इंटरनेट से खुद को कनेक्ट करना मतलब खुद की ही जिम्मेदारी लेनी होगी, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो उनकी भी एक ओपन कॉल है एथिकल हैकर्स को कि अगर आपको हमारी पोर्टल्स पे, हमारी सिस्टम पे काम करते हुए या वैसे अगर आपने टेस्ट करने और आपको कोई बग मिल जाता है, कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, तो आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। नासा की मुझे एक डेटा ब्रीच मिला है जिसमें उनके एम्प्लॉयज़ के क्रिटिकल सिस्टम के क्रेडेंशियल्स है, पासवर्ड, यूज़र नेम और बहुत सारी क्रिटिकल डेटा। तो वो मैंने उनको एक डिजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी सिक्योरिटी टीम को मैंने रिपोर्ट किया है। उन्होंने उसको टाइमली देखा है और मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया है कि वगैरह। जी बिल्कुल। तो शहजाद, ये भी बताइएगा कि अभी कुछ अर्सा पहले हमारी हुकूमत ने भी एक फायरवॉल लगाया था और उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आई थी हमारे जो यहाँ कारोबारी अफराद ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको। आपको क्या मुश्किलात आती हैं ऐसी सूरत हाल में, अगर आप अपने काम से मुंसलिक हमें आगाह कर सकें? देखिए, बेसिकली फायरवॉल नेशन वाइड हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है। फायरवॉल इम्प्लीमेंटेड है, पहले किसी और कंपनी का था, अभी चाइना का यूज कर रहे हैं। जी, हर कंपनी के पास फायरवॉल होते हैं। ये जो अभी लगा रही है बेसिकली इसको DPI कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह शेयर करता है तो उनकी नेटवर्क उस मैसेज को, उस मैसेज के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ सकेगा कि इसमें क्या है। आम फायरवॉल इस चीज को नहीं पकड़ सकता। तो इनकी अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, पूरी प्लानिंग के साथ एक स्किल्ड और डिजिग्नेटेड टीम के हवाले ये काम कर दिया जाएगा तो फायदा है। हमारी क्या फायदा होगा ये भी बताएगा शहजाद, इससे क्या फायदा होगा? जो लोग काम करेंगे इससे हम आहंग जल्द हो जाएंगे वो फिर? एग्जैक्टली इसमें ये है कि हमारी साइबर बाउंड्रीज जो है वो मजबूत हो जाएंगी। साइबर क्रिमिनल अटैक से हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब चूंकि ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, इस चीज को नेशन वाइड इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन आ रही है। जबकि इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए था। तमाम स्टेक होल्डर्स को, IT कंपनीज को, बैंकिंग सेक्टर को, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था कि हम ये चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें आज न देखनी पड़ती अगर इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया शुरू से ही। अभी फायरवॉल के इम्तिहान और भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप पहले शख्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जो फायरवॉल लगी इसकी वजह से हमें उल्टा फायदा हुआ है। कुछ नुकसान तो ऑफ कोर्स उठाए होगा, लेकिन सिक्योरिटी के मामलात में हमें फायदा पहुंचा है। ये आपसे मैं सुन रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि अगर आप इतनी कड़ी नजर रखते हैं सारे सिस्टम पर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी साइबर सिस्टम पर, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगर दुनिया का मुकाबला किया जाए, और वहाँ पर जो मौजूद हैकर्स हैं, वहाँ पर मौजूद जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक बात की, अभी डिस्ट्रप्शन या इंटरनेट है नहीं या कम आ रहा है तो उसकी वजह से हम VPN यूज करते हैं।
हम जितने भी प्लेटफॉर्म है तो वहां पर हम एज अ पाकिस्तानी रजिस्टर हो चुके हैं और पाकिस्तान की आईपी से काम करते हैं, चाहे फ्रीलांसर है चाहे हम हैं। ठीक। अब हमारे पास इंटरनेट हो तो नहीं है, हमें एक्सेस नहीं मिलती, हम वीपीएन ऑन करते हैं तो वो हमारे अकाउंट को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये तो है पाकिस्तानी और आ रहा है नीदरलैंड से, जापान से और इन कंट्रीज से। तो ये मुश्किलात आ रही है बाकी कंपनीज को भी, सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी और फ्रीलांसर्स को भी। अभी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा ने एक एस्टिमेट जारी किया था कि अगर डिस्ट्रप्शन इसी तरह से जारी रही तो 300 मिलियन नुकसान हो सकता है फ्रीलांसर्स। तो जहां तक आपने बात की कि हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर फ्रीलांसर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में आता है। ये सेम मैं साइबर सिक्योरिटी की भी बात कर रहा हूँ, हमारे जितने भी एथिकल हैकर हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप मिसाल ले ले सबके के मैं खुद अगर मैंने नासा पे काम किया तो वहाँ पे मैंने खुद को एक पाकिस्तानी शो किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। ये तो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। अच्छा शहजाद, ये जो बात अभी आप कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट तो इसमें ये भी कह रही है, आईटी मिनिस्टर हमारी ये कह रही थी कि वीपीएन जो है उसके यूज़ की वजह से, ज़्यादा यूज़ की वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो हो गई है। और अब इस स्लो स्पीड को 5G से नथी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी 5G आएगा तो जो इंटरनेट स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि यहाँ तो 4G नहीं आता, 5G कैसे आएगा? और क्या ये जो मामलात हैं ये हल हो जाएंगे? इंटरनेट जो इतना स्लो है बेहतर हो जाएगा? देखिए, जहां तक जिस कंटेक्स्ट में आप कह रही हैं, जिस कंटेक्स्ट में इस बात को कहा गया है कि वीपीएन से इंटरनेट स्लो होता है, वो बिल्कुल आउट ऑफ सेंस बात है। हाँ, वीपीएन से इंटरनेट स्लो होता है, कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस है उनकी। जिस कंटेक्स्ट में इस बात को रिस्पांस किया गया कि ये वीपीएन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि यही फायरवॉल, चूंकि इसकी मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई है, इसकी मिसाल आप अपने घर के ले लें कि आपके पास लाइट 60 वाट्स के है और आप 100 वाट कोई बैटरी लगा दें तो आपके वायर भी जल जाएंगे, आपके लाइट्स भी सारे जल जाएंगे। नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का था ही नहीं, ना प्लानिंग की, ना उनकी डिजिग्नेटेड कोई एक्सपर्ट टीम बिठाई गई थी। अब ये भी जा रहा है कि पीटीए या आईटी मिनिस्ट्री इसको मैनेज भी नहीं कर रहा, तो किसी को ओपनली ये बताया भी नहीं गया कि कौन मैनेज कर रहा है फिर। बिल्कुल। तो ये बताइएगा शहजाद, हमने देखा व्हाट्सएप के मैसेजेस बतौर सबूत कई जगह पर पेश किए जाते हैं, इसका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनके जो मैसेजेस हैं वो लीक हो रहे होते हैं, चैट्स लीक हो रही होती हैं। कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है ये, और पाकिस्तानियों को किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए इन एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के लिए? देखिए, जहां तक व्हाट्सएप की अपनी सिक्योरिटी की बात की जाए तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब ये कि सेंडर टू रिसीवर ये जो मैसेज है वो एन्क्रिप्टेड होता है। व्हाट्सएप खुद भी ये दावा करता है कि हमारे सर्वर पर भी ये डेटा एन्क्रिप्टेड है। अगर कोई गवर्नमेंट, थर्ड पर्सन या कोई भी कंपनी इस कोशिश में लगी रहती है कि हमने यूजर्स के इंटरेक्शन के बगैर, ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर यूजर को मॉनिटर करना है, उनके चैट्स, उनके कॉल, उनके ग्रुप चैट, सब चीजें, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि व्हाट्सएप इंक्रिप्शन के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करता है, एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर दुनिया के तमाम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को उसको क्रैक करने में लगा दिया जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं। अब जहां पर बात आ जाती है, आप जैसे कि लीक्स का कह रहे हैं, तो वो इंसान की या यूजर की अपनी मैनिपुलेशन है। उसको अगर किया जाए सोशल इंजीनियरिंग से, या उसके मोबाइल में ऐसी कोई एप्लीकेशन डाल दिया जाए, कोई ऐसी वायर, तो वो उसके व्हाट्सएप को मॉनिटर करती रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहजाद, जाते जाते मैं चाहूंगी जरा जो आम यूजर्स हैं उनको तो जरा आप थोड़ा सा गाइड करें कि वो, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आम यूजर अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप यूज़ करते हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें एहतियात बरत सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं आजकल। अच्छा, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के दौर में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक टेक्निकल फील्ड नहीं है। हर उस इंटरनेट और मोबाइल यूजर के लिए साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स का जानना लाजमी है। कि उन्होंने खुद को कैसे स्कैमर से, फेक से, फ्रॉड से बचाना है। अब आपको कोई भी, जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर की बात आ जाती है, तो बैंक कभी भी किसी को भी पर्सनली कॉल या एसएमएस पे कोई ओटीपी, कोई कोड, ऐसी चीजें नहीं मांगती। आपको किसी भी अननोन नंबर से किसी भी चीज के लिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे एटीएम कोड हो, जो भी हो,
तो उसके लिए किसी को कोड प्रोवाइड ना किया जाए। दूसरी बात, अगर कोई आपको शॉपिंग किसी चीज की भी लिंक आती है कि ये इस पे ऑफर है आप इसको करें, तो आप कभी भी उस पे क्लिक ना करें, बजाय प्रोडक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया करें, और उसके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स हैं तो उस पे जाके चेक किया करें। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये जी आप बताइए, दूसरी बात मुकम्मल कीजिए क्विकली। कि अक्सर हम लोग अपने हमारे मोबाइल फोन में डाटा होता है हमारी फैमिली की अपनी पर्सनल, तो हम किसी मोबाइल रिपेयर के पास ले जाके उसको छोड़ देते कि ठीक करे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन रिपेयर दुकानों पर जाकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका डाटा वहां चला जाता है। शहजाद अहमद, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, एक्सप्रेसो का मेहमान बनने के लिए। और हम तो ये सोच रहे थे शहजाद जो हैं उनको मुबारक देंगे, लेकिन ये तो एक बाकायदा तज्जियाकार निकले और उन्होंने जो जो बातें की हैं मुझे तो बहुत इल्म हासिल हुआ है, उम्मीद है आपको भी हुआ होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। फाइनली अंग्रेजी का पर्चा आने वाला है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड आज मुल्तान में यकजा होने जा रहा है और कल से ट्रेनिंग सेशंस जो हैं शुरू हो गए और बेन स्टोक्स की आदत में कल ही इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। मुल्तान में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले जो पहला टेस्ट मैच है उसके लिए शान मसूद को एक कप्तान रखा गया है। साउथ शकील नाइब कप्तान होंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह भी स्क्वाड में शामिल है। इसके साथ साथ सरफराज अहमद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक और अबरार अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, साइम अयूब और सलमान अली आगा को भी मुंतखब किया गया है। अनफिट खुरम शहजाद की जगह स्पिनर नुमान अली टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। हेड कोच जेसन गिलेस्पी इंग्लैंड के खिलाफ ग्रीन कैप्स की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। गुज़िश्ता रोज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा कि कौमी टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का वक्त पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अहम है। बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी गलतियां की जिनसे सीखना होगा। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाना है तो खिलाड़ियों को बैक वक्त एक करना होगा और खिलाड़ियों को शिकस्त का अफसोस है। खिलाड़ी अच्छे नताइज देने के ख्वाह हैं। हमें अपने आप को बेहतर करना होगा, ये जी कहा है जो शान मसूद साहब है उन्होंने। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि रेड बॉल के लिए जहनी और जिस्मानी फिटनेस भी बेहतर करना होगी। हमारी फिजिकल और मेंटल कंडीशन दुनिया की दूसरी टीम्स की तरह ही होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को बेहतर टेस्ट टीम बनना है तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस को बहुत ज़्यादा ही बेहतर बनाना होगा। ये जो क्रिकेट के मामलात हैं ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। रशाद महमूद साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रशाद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप बताइए कैसे? सर ये तो बताएं कि जो अंग्रेजी का पर्चा आ गया है इंग्लैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कैसे देखते हैं एक तो स्क्वाड को, और कुछ ये कि क्या कोई मजीद भी गुंजाइश निकाली जा सकती थी, कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देकर कुछ और को दीगर को खिलाया जा सकता था? जी देखिए, एक तो यह है कि वो हमें इंग्लैंड की पिछली सीरीज हॉन्ट कर रही होगी। हाँ। जिसमें वो वाइट करके गए थे हमको हमारे होम ग्राउंड पे, और वो वाहिद सीरीज थी पाकिस्तान की 70 साल क्रिकेट की तारीख में जो व्हाइट वॉश पाकिस्तान को होम ग्राउंड पे फेस करना पड़ा। तो डेफिनेटली इंग्लैंड एग्रेसिव क्रिकेट खेला था उस वक्त, उसी मूड में इंग्लैंड की टीम आ रही है। कुछ खिलाड़ी उनके मार्कआउट वगैरह नहीं आ रहे हैं, वो जख्मी हैं, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम ने, अभी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम को जिस तरह वनडे सीरीज में फाइट दिया, और बहुत ही उन्होंने एक यंग कैप्टन को हैरी ब्रुक को कैप्टन बनाया, उन्होंने बेहतरीन ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने खुद सेंचुरी बनाई। तो बड़े एग्रेसिव पॉजिटिव मूड में वो आ रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए टफेस्ट चैलेंज है, मैं समझता हूँ रियली टफ चैलेंज है जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल रिशाद साहब, जी रिशाद साहब, इतनी तो मेरा ख्याल है हमारे कौमी स्क्वाड को भी टेंशन नहीं होगी अंग्रेजी के पर्चे की जितनी हमारी हिना को है। और वो जो पूछ रही है अंग्रेजी के पर्चे के बारे में, हम खुद भी उनके ना सिर्फ पूछने की वजह से बल्कि अपने कौमी स्क्वाड की हालत की वजह से परेशान हैं कि क्या सूरत हाल है। बेन स्टोक्स की क़यादत में पूरी इंग्लिश टीम आ रही है और काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, बहुत मुश्किल टाकरा होगा। जी देखिए, ये बहुत मुश्किल है, और ये पाकिस्तान का मोरल उसकी बनस्बत बिल्कुल डाउन है बांग्लादेश से होम सीरीज हारने के बाद। तो उसको बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है इसमें जेसन गिलेस्पी, खुद शान और सीनियर प्लेयर बाबर वगैरह ये बहुत किरदार अदा कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान का मोरल ऊपर जाना है तो बेहतरीन परफॉर्मेंस के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट्स तो है ही नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखिए, जो चीज वाज़े तौर पे नजर आई कि कामरान गुलाम जो पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे और 3 साल से हैं और अभी चैंपियंस कप में उन्होंने क्या जबरदस्त बैटिंग की है।
डाला गया, यानी ये समझ में नहीं, कोई लॉजिक आप समझ सकते हैं कि एक बेस्ट बैट्समैन जो परफॉर्म कर रहा है उसको नहीं दिया गया। ये पूछना चाह रही हूँ रिशाद साहब, क्या एग्जैक्टली वजह क्या होगी? कहा तो यही गया था कि इस कप से जो टैलेंट निकलेगा वो फिर स्क्वाड में जगह बना पाएगा। तो जब इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको नहीं लग रहा एक बार फिर से नाइंसाफी हुई है? कामरान गुलाम के साथ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी और उसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल, मैं जैसे कहा कि बिल्कुल ये डिफाइज लॉजिक। और आप देखिए कितने प्लेयर ने उसके बाद, अहमद शहजाद ने, राशिद लतीफ ने, खुद मोहम्मद यूसुफ सेलेक्टर ने इस पे इस्तीफा दे दिया इसी मौजू पे, इसी इशू पे कि उन्होंने कहा कामरान गुलाम को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। तो अब ये देखिए ये बात समझ में नहीं आती। अब इसको उस पर इतना शोर मचा तो अब लेटर ऑन उनको एक रिजर्व प्लेयर के तौर पर ऐड किया गया, अभी भी वो मेन स्क्वाड में नहीं है। तो ये जो है ना, ये गलतियां, ये ब्लंडर्स, पाकिस्तान की तारीख बड़ी है इन ब्लंडर्स से। एक अबू हुरैरा का एक नाम दिया गया है, जरूर जो डिफरेंट है, आई होप कि उनको चांस दिया जाए, सबसे ये बड़ी बात है। और देखिए पाकिस्तान का, मैं इसमें यहाँ जरूर ये बात करूंगा कि पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इनकॉम्पिटेंट और बहुत ही नाकिस, बिल्कुल बहुत सी गलतियां सामने आ रही हैं उनके हवाले से भी। एक के बाद एक प्लेयर्स अपनी होते जा रहे हैं, खासतौर पे फास्ट बॉलर। आप देखिए कौन सा फास्ट बॉलर हमारा फिट है। खुर्रम शहराज जख्मी है, मोहम्मद अली जख्मी है, शाहीन आफरीदी जख्मी है, एहसान उल्लाह जख्मी है, सारे ये प्लेयर्स बाहर है। यानी आप ये क्या फिटनेस का लेवल है और वो क्या कर रहा है पाकिस्तान का मेडिकल पैनल। तो ये इतना, ये पाकिस्तान को डेंट कर रही है चीजें। लेकिन ये कोई, आप सर्जरी की बात करते हैं, सर्जरी तो यहाँ होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है। और बहुत से नाकदीन ये बताते भी रहे हैं कि असल में हमारे मेडिकल कैंप में जो सहूलतें दी जा रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी वजह से हमारे बहुत से प्लेयर वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो जाते हैं। हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, शाहीन शाह आफरीदी, वर्ल्ड कप में वो शिरकत ही नहीं कर सके थे अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से। और हम देखते हैं कि ऐसे कई वाकयात सामने आ रहे हैं, प्लेयर्स बिल्कुल भी फिट नहीं है। शायद उनकी अपनी कुछ ऐसी सूरत हाल है या हमारे मेडिकल कैंप में वो सहूलतें नहीं है। लेकिन ये बताइएगा, बांग्लादेश ऐसा ही स्क्वाड हमें दिखाई दे रहा है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि अब भी हम शायद उसी चीज से दो चार होने वाले हैं। और सब देख रहे हैं, पहले भी देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं, मुस्ताफी होने वालों को भी नहीं पूछा जा रहा। तो आपको लगता है कि मोहसिन नकवी की क़यादत में कुछ बदलने वाला है? नहीं जी, कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही। जो बात सारी हो रही थी कि असल में जब ये प्लेयर्स इतने लंबे अरसे से फ्लॉप हो रहे हैं, 10 टेस्ट मैच पाकिस्तान लगातार हारा है, जो कभी तारीख में नहीं हारा, उसके बावजूद भी एक सॉलिड चेंज आप नहीं बता सकते कि इस टीम में कोई चेंज आया है या इस टीम में कोई वाकई तब्दीली आई है। 3-4 नए प्लेयर्स को इंडक्ट करना चाहिए था जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए कि कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग नजर नहीं आई। अभी आप देखिए कि इंडिया में बांग्लादेश गई हुई है, उनको एश्विन ने, जिस तरह से रविंद्र चंद्र अश्विन ने उनको बैफल किया है, वो खेल ही नहीं पा रहे। पहले मैच में उसने 7 विकेट लिए और इसमें 2 दिन में लग रहा है कि बांग्लादेश को हरा देंगे। 3 दिन का खेल नहीं हुआ था, कल एक दिन में इंडिया ने इससे डोमिनेट किया है। आज अगर वो उनको ऑल आउट कर देते तो बांग्लादेश 2 दिन में हार जाएगा। तो कैसे है, हम लोग स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर रहे। श्रीलंका ने, बात तो दुरुस्त है कि स्ट्रेटजी पर काम नहीं हो रहा, बात तब्दीली की जाती है, सर्जरी की जाती है, इन दी एंड रिजल्ट्स कुछ भी नहीं होते। खैर चले, स्टेडियम्स तो बन रहे हैं ना हमारे, वो तो नए स्टेडियम्स में मैच खेलेंगे हम। अच्छा, ये बताइएगा रिशाद साहब, शान मसूद का एक अभी हमने शॉट भी सुनाया, वो ये कह रहे हैं कि रेड बॉल के लिए जो जहनी और जिस्मानी फिटनेस है उसे बेटर करना होगा और जो हमारी फिजिकल और मेंटल कंडीशंस हैं वो दुनिया की दूसरी टीम्स की तरह ही होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को बेहतर टेस्ट टीम बनना है तो फिर फिजिकल और मेंटल जो फिटनेस है उसको बेहतर बनाना होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इसमें यही मैं अगेन हमारे फिजियोज जो हैं, हमारे कोचेज जो हैं, वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराएं। आप देखिए कि ये, अगर आप इसको देखें कि ये चैंपियंस कप बीच में हो गया, ये वनडे कप था, हम टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या वनडे कप हमें करना चाहिए था? यहाँ तो हमें एक 4 डे मैचेस की एक सीरीज हमें मुनक्किद करनी चाहिए थी, जिसमें बैट्समैन को पेशेंस से खेलना आए, उनको डिफेंस पे काम करें, फास्ट बॉलर लॉन्गर स्पेल करें। तो हमने उनको वनडे कप के लिए ट्रेन किया है कि टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये तो लॉजिक ही समझ से बाहर चीज है। तो अभी देखिए मैं इसको एक बात जरूर कहूंगा कि एडवोकेट करूंगा मैं कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर उस तरह से फिट नहीं है। डेफिनेटली अब जब नुमान को अनाउंस किया है, अबरार को अनाउंस किया है, इवन साइम अयूब आप देखिए 5 विकेट लिए उन्होंने चैंपियंस कप के एक मैच में। ही इज गेटिंग बेटर विद स्पिन। मेरे ख्याल में वी शुड स्पिन डेफिनेटली। श्रीलंका ने इस तरह न्यूजीलैंड को आउट क्लास किया है अपने होम ग्राउंड पे। हमें डेफिनेटली स्पिनर्स विकेट बना के स्पिनर से खेलना चाहिए, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमेशा। बिल्कुल। रिशाद साहब बहुत शुक्रिया,
हमने गुफ्तगू की आने वाली सीरीज के मुताल्लिक। बांग्लादेश से हम हार गए थे और इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं कि इंग्लैंड से हम जीत जाएं। और सर्जरी की जहाँ तक बात आती है, खिलाड़ियों की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पूरी इंतजामिया में बहुत से कल्प्रेट्स मौजूद हैं जिनकी सर्जरी की ज़रूरत है, उनमें फिजियोज भी शामिल हैं। प्लीज़ ज़रा फोकस कीजिए, खिलाड़ियों पर सारा मलबा डालना बंद कीजिए। ठीक है, इसी नोट पर हम ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले जरा आपको बताते हैं कि नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम में वाक़ रिजेक्स म्यूजियम में एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन का एहतमाम किया है। इस अजायब घर की तारीख में पहली मरतबा 3 पाकिस्तानी नवादरात को भी नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है और इन्हें अच्छी खासी पजराई भी मिल रही है। नीदरलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर सल्जूक मुस्तनसर तार वजारत खारजा में डायरेक्टर जनरल बराए यूरोप, सफ़ीर मोहम्मद अयूब, सफारत खाना पाकिस्तान के आला अफसरान और महकमा आसार कदीमा के जो नुमाइंदे है, उन्होंने इस नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी की। रिजेक्स म्यूजियम का जो शुमार है दुनिया के बड़े अजायब घरों में होता है, जिसमें डच और दीगर ममालिक के इंतहाई नायाब और कीमती और कदीमी नवादरात जो है वो मौजूद होते हैं। और इस नुमाइश का एहतमाम एशिया में कांसी के फन के 4000 साल मुकम्मल होने पर किया गया है। नुमाइश में कदीम तारीखी अशिया से लेकर असली फन पारों तक चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, नेपाल और जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के कांसी के शाहकार फन पारे इकट्ठे किए गए हैं। और इस नुमाइश की मुनासबत से और पाकिस्तानी सकाफत की तशहीर के लिए सफारत खाना पाकिस्तान, दी हेग ने राइट्स म्यूजियम, रिजेक्स म्यूजियम, एम्स्टरडम और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत भी की है, सहूलत फराम की थी। इस हवाले से इस याददाश्त के तहत नेशनल म्यूजियम कराची से 3 नायाब कांसी के नवादरात इस नुमाइश के लिए मंगवाए गए हैं। जी हाँ, जो हज़ारों साल पुराने नवादरात हैं और आलमी सकाफती मंजरनामे में मुल्क के जो मस्बत किरदार है उसको जाहिर करते हैं। नवादरात में 4000 साल पुराना कांसी से बना हुआ चूड़ियाँ पहने हुए खातून का मुजस्समा है, 2500 कबल मसीह का कांसी का बना हुआ आईना और हिंदू देवता ब्रह्मा का एक बड़ा मुजस्समा भी शामिल है। और ये जो मुजस्समा है उसके अंदाजे के मुताबिक 6ठी सदी का है, एक अंदाजे के मुताबिक ये मुजस्समा। और हज़ारों साल पुराने ये नवादरात यूरोप में पाकिस्तान की कदीम तारीख और तहजीब की याद ताज़ा करते हैं। ये पहला मौका है कि ये जो नायाब पाकिस्तानी आसार कदीमा है नीदरलैंड्स और यूरोप में एक तवील मुद्दत के बाद नुमाइश के लिए पेश किए जा रहे हैं। और इफ्तिताही तकरीब में म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल जो थे उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान और दीगर ममालिक का नुमाइश में तावन करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये कहा कि जो मोहनजोदारो से ताल्लुक़ रखने वाली खातून का मुजस्समा नुमाइश में सबसे ज़्यादा कदीम है। तो जनाब अब हम बढ़ते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश की जानिब, जिसमें आज बात हो रही है कि नावल तन्हाई के 100 साल को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में आज हम बात करेंगे 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड यानी तन्हाई के 100 साल, एक अजीम उश्शान नावल जिसने बहुत शोहरत समेटी। लेकिन जिस तरह के कोई भी नावल जब बहुत ज़्यादा शोहरत पा लेता है तो 2 तरह के नज़रियात सामने आते हैं, एक उसके क्रिटिक्स या तनकीद निगार और दूसरे उसकी तारीफ़ करने वाले। तो तन्हाई के 100 साल की जो तारीफ़ करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा नावल है और इसका शुमार जो है दुनिया के बड़े नावलों में करना चाहिए, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो तनकीद निगार हैं वो ये समझते हैं कुछ कि ये ओवर रेटेड है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ इसकी की गई है और इसमें अंदर बहुत देवमालाइयत है, ये मैजिक है, ये चीज़ें जो हैं वो तनकीद निगार कहते हैं। तार साहब से पूछेंगे क्योंकि तार साहब जो हैं वो तन्हाई के 100 साल का अमूमन जिक्र करते हैं। तार साहब आप बताइए कि तन्हाई के जो 100 साल हैं ये नावल सबसे पहले तो नाज़रीन को क्यों पढ़ना चाहिए, और दूसरा तनकीद निगारों का ये जो मौक़िफ़ है कि ये ओवर रेटेड है, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ये सॉलिट्यूड जो है उसकी जो शोहरत है ज़ाहिर है कि गार्सिया का ज़ोर बयां भी है और वो मैजिकल रियलिज़म वाला भी सिलसिला है जो हमारी दास्तानों में बहुत पहले से चला आ रहा। बल्कि मेरा नावल पखेरू आया तो बहुत सारा ने कहा कि इसमें मैजिकल रियलिज़म, तो मैंने कहा कि तब मेरा ख्याल है कि 100 ईयर शाया नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि ये हमारी दास्तानों का हिस्सा है, फैंटेसी, जानवर बातें कर रहे हैं, कुछ से कुछ हो जाता है। तो वो अचीबे का नावल आया था थिंग्स फॉल अपार्ट, इसको रंधावा, अफजल हसन रंधावा ने तर्जुमा किया पंजाबी में, उसका नाम रखा टूट फुट यानी टूट फूट। तो वो बहुत बड़ा नावल कहलाया अफ्रीका से, इसलिए
कि पहली मर्तबा जो पर्सपेक्टिव था वो एक अफ्रीकन का अफ्रीका के बारे में था। वो पर्सपेक्टिव किसी गोरे का नहीं था, किसी आबादकार का नहीं था, एक ट्राइबल बंदा जो है वो अपने ट्राइब को बयान कर रहा है। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड विद 100 years ऑफ सॉलिट्यूड। गार्सिया ने अपना मुल्क जो है वो उसको जो बयान किया है तो उसके बासी के तौर पे उसकी रिवायत से जुड़े हुए और उसके जो फैंटसीज थी, जो किस्से थे, उनको उसमें उसने जगह दी। मैं समझता हूँ कि इसलिए भी वो दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। बाकी एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। क्यों पढ़ना चाहिए? अगर आप आगाह होना चाहते हैं दुनिया से कि वो कैसे रहती है, कैसे रहती रही थी, और अपने अकायद को, उनके अकायद और रवाज को उनके रवाज से मुआवजना करना चाहते हैं, और ऐसा आपको करना चाहिए, वरना आप तो बिल्कुल एक तन्हाई में होंगे ना। 100 years सॉलिट्यूड तो हमारी है ना, हम कुछ पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं। चुनांचे उसका एक किस्सा है कि जैसा कि आप जानते हैं वकार के भाई कोई भी नावल आम तौर पे ये कहा जाता उसका आगाज़ सबसे मुश्किल होता। कहते हैं कि भाई अगर आपने आगाज़ उसका ठीक कर लिया, उसका पहला फ़िक्रा लिख लिया, तो कोई आधा नावल लिख लिया, क्योंकि ये एक बुनियाद होती है। वहाँ से मैंने कभी कोई ऐसा नावल नहीं पढ़ा जिसका आगाज़ स्ट्रॉन्ग ना हो, फुसफुसा हो, और कोई छठे चैप्टर से वो उठान उसकी आए नावल की। मैंने कम से कम नहीं पढ़ा। तकरीबन तमाम नावलों में ऐसा होता है। मैं अपना हवाला नहीं देना चाहता, लेकिन बहाव परिंदा उड़ान में था और नीचे रेत थी, उससे बहाव का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह 4 चीज़ें हैं राख में जो हर सितंबर में मुझे बुलाती। तो इसी तरह इसने पूरा नावल कंसीव कर रखा था। अच्छा, ये मैं इसमें ज़रा सा मैं अपना नुक्ता नज़र ये है कि हर एक शख्स जो है वो नावल को मुख्तलिफ लेवल पे कंसीव करता है। किसी के पास कैरेक्टर्स होते हैं, किसी के पास कहानी होती है, और मुझे ऐसे के पास कुछ भी नहीं होता। कोई एक इंसिडेंट होता है, कोई छोटा सा, जहाँ से वो फूटना शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है, कहा नहीं जाता, उसने लिखा गार्सिया ने, बाय द वे बहुत अच्छा दोस्त था कास्ट्रो का, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। और आखिरी उसका आया माई मेलनकली हॉर्स, वो भी अच्छा नावल है। तो खैर, तो वो उसके ज़हन में सारा कुछ था, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि इसका आगाज़ मैं कैसे करूँ। तो वो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियाँ हुई और वो बच्चों को लेके एक साहिली मकाम की तरफ जा रहा था। उसकी बेगम ड्राइव कर रही थी और ये अपनी सोच में गलतां पेचान जिसको कहते हैं आप लोग, तो एकदम इसने कहा कि बीवी को कि मुझे जहन में आ गया कि मैंने वो नावल जो है 100 years ऑफ सॉलिट्यूड, ये उसने नाम पहले रख लिया, उसका आगाज़ कैसे करना है। तो वो उसने कहा कि उसी वक्त स्टीयरिंग घुमाया बीवी ने। मैंने कहा क्या कर रही? कहने कि वापस घर जा रहे। तो उसने कहा वहाँ पे बच्चे जो हैं पीछे बैठे हुए इंतज़ार में कि छुट्टियाँ मनाएंगे, वहाँ पे बुक। उसने कहा नहीं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अहम ये चीज़ है कि तुम वो नावल मुकम्मल करो। चुनांचे वापस वो गए घर और उसको उसकी स्टडी में बंद कर दिया और वहाँ से उसने आगाज़ कर दी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं क्यों कहता हूँ ये दुनिया के बड़े नावलों में है, एंड उसमें बुनियादी मतलब हर एक का अपना बड़े नावल का एक मायार होता है, या कह रहे अपनी अपनी। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत ही अननोन किस्म के नावल उन्होंने पढ़े और उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े हैं। तो ये कह लीजिए कि जो उर्फ़ आम में हर शख्स जो है, हम जैसा कम पढ़ा लिखा भी, वो कहता है कि ये एक बड़ा नावल। तो उसको पढ़ने के लिए अगर आपने वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना है तो उसमें बहुत एसेंशियल है 100 years ऑफ सॉलिट्यूड। और उसका भी आगाज़ आपको शायद याद होगा कि वो फायरिंग स्क्वाड के आगे वो कर्नल पता नहीं होसे गामा क्या नाम उसका खड़ा हुआ है, यहाँ से वो शुरू करता है। बल्कि इसका जो नावल है ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है ऑफ लव एंड अदर डीमंस। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, ऑब्जर्वेशन कह लें, ख़ास बात तो आप क्या, कि मोस्टली उसके जितने भी हैं, मतलब है कि लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा और ये तमाम जितने नावल हैं
वो जो इख्तिताम है वहाँ से शुरू करता। यानी वो एक तो होता है ना कि जी क्लाइमैक्स में बंदा ने ढाल हो जाए, एक फवारा छूटे बाबा जी, वो नहीं, वो सारा कुछ वो आगाज़ में करता है, फिर उसके बाद आगे जाता है। ये एक बहुत मुश्किल टेक्निक होती है कि आपने अपना बता तो दिया कि कहाँ पे अंजाम होना है, तो अब आप क्या करेंगे। अब आपके पास वो तख्लीकी क़ुव्वत है कि जब आप 150 सफ़े पढ़ जाते हैं तो वो अंजाम भूल जाते हैं। देन यू स्टार्ट वेटिंग कि लेट्स सी अब क्या होगा, हालांकि वो पढ़ चुके। तो इसी तरह इसमें भी 100 Years में भी लव इन द, अच्छा उसकी कहानियों में भी ये है। तो बहुत सारी खूबियाँ हैं गार्सिया मार्केज़ में, और उसने उनका फ़ायदा भी उठाया। वो मुझे एक नाम ये और याद नहीं आ रहा उसका, नोबडी राइट्स टू कर्नल है या एक और उसका नावल है जिसमें वो एक चर्च ढाया जा रहा है और उसमें से एक कवर में से एक हड्डियाँ मिलती हैं खातून की, और उसके शायद सुर्ख बाल है, और वो सुर्ख बाल जो हैं वो फैलते चले गए हैं, वो पता नहीं 200 मीटर। ये कोई इंसिडेंट हुआ था। तो वो उसके बाद उसकी कहानी शुरू करता है उस खातून की, यानी आपको पता है किसने मर जाना है। तो इस तरह करके ये जो क्राफ्ट है उसके पास, और उस जर्नलिस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था और राइटर भी था, और मतलब उसने अपने आप को कैद नहीं किया हुआ था किसी एक इजहार में। तो ज़ाहिर है कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ ही लीजिए। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि तन्हाई के 100 साल हों या दुनिया के किसी भी खित्ते में लिखा हुआ कोई भी बड़ा नावल हो, ये जब आप पढ़ते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके अंदर तअस्सुबात को ख़त्म करता है, और ये आपको आगाही देता है कि आपका सच ये हतमी सच नहीं है। दुनिया में बहुत सारे सच एग्जिस्ट करते हैं, और जब आप तअस्सुबात से बालातर हो जाते हैं तो आप एक बेहतर इंसान के रूप में सामने आते हैं, जो कि नफ़रत और तअस्सुब और इस पर मबनी जो रवैये हैं उसको ख़त्म करके एक इंसान दोस्ती का रवैया, एक नया खूबसूरत रवैया जो है वो अपने अंदर परवान चढ़ाते हैं। तन्हाई के 100 साल जो हैं ये ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। दुनिया दिन ब दिन जंगों की लपेट में आती चली जा रही है। गजा जंग की ही बात करें, इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम को 1 साल मुकम्मल होने को है, और अब तक इसराइल पर बर्बरियत से 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं और लाखों बेघर भी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ इसराइल ने लिबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाके में बमबारी की, और इस हमले में 2 अफराद शहीद हुए, मुतादिद ज़ख्मी हुए, जो इसराइली फ़ौज की बैरूत पर सबसे ताकतवर बमबारी थी। जी हाँ, जनूबी टाउन पर इसराइली बमबारी में 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा था, और इस हमले में जो हिजबुल्लाह सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह वो शहीद हो गए। उधर इसराइल ने लेबनान पर ज़मीनी हमले भी अब शुरू कर दिए हैं, और जनूबी लेबनान में इसराइली टैंक और आर्टिलरी के हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह कहा है कि मशरिक़ वस्ता का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ इसराइल न पहुँच सकता। और दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल के ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए कहा है कि वो तैयार हैं। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका की हिमायत से इसराइल लेबनान में आम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हिजबुल्लाह के नए जो सरबराह हैं उनका जल्द चुनाव कर लिया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना बड़ा ज़रूरी है, इसराइली हमले रुक जाने में बेहतरी महसूस करता हूँ, अब जंग बंद होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। बरतानिया ने इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत कर दी, और बरतानिया ने सीज़ फायर का मुतालबा भी किया है, जबकि रूस की अगर बात की जाए तो उसने इलाकाई जंग के बढ़ते हुए खतरे से खबरदार कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि कौमी सलामती को खतरा हुआ तो ईरान जवाब देगा। उधर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल को ना रोका गया तो दूसरे मुस्लिम ममालिक भी निशाने पर आ सकते हैं। सलामती काउंसिल गजा और लेबनान में जो इसराइली हमले हैं उसे रुकवाए। काउंसिल कामयाब नहीं होती तो जनरल असम्बली को ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश करनी चाहिए। जनरल असम्बली इसी तरह ताकत के फौरी इस्तेमाल की सिफारिश करे जिस तरह से 1950 में की गई थी। और अफसोस है मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के खिलाफ मौसर मौक़िफ़ नहीं अपना सके, और जंगबंदी का दबाव डालने के लिए इसराइल के खिलाफ जो सियासी, इक़्तिसादी और सफारती इक़दाम हैं वो करने चाहिए, किए जाने चाहिए। खित्ते में अमन के लिए बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है और मुस्लिम उम्मा है उसे मुतहरिक होने का मुतालबा किया। ये जो सारी सिचुएशन है इस पर बात करेंगे। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर जाफर साहब, गुड मॉर्निंग सर। ये जो सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं, आपकी चूँकि गहरी नज़र है मशरिक़ वस्ता पर, क्या कहेंगे, ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं? जो जंग है गजा के बाद से अब लेबनान तक भी पहुँच गई है, आगे क्या हालात देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। आज जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी, लेबनान इसराइली फ़ौज ने अमरीकी आशीर्वाद और अमरीकी मंजूरी के बाद जो है वो जनूबी लेबनान के अंदर लिमिटेड इंकर्जन जो है उसका आगाज़ किया है। और ये मैं समझता हूँ इसराइल की तरफ से एक नई खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल लॉ की, और ख़ास तौर पर लेबनान की सॉवरेनिटी और बैन अक़वामी सरहद को ट्रेसपास करने की। अब ऐसी सूरत हाल में एक तरफ अगर आप जंगबंदी की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ आप अपने कैदियों को रिहा करने की बातें कर रहे हो, और तीसरे नंबर पे आप जनूबी लेबनान जो शुमाली इसराइल के अंदर से डिस्प्लेस होने वाले यहूदी आबादकारों की वापसी के हवाले से ऐलानात कर रहे हो, तो ऐसे में आप खुद ही इन तमाम मकासद पर पानी फेर रहे हैं, उन्हें मलियामेट कर रहे हैं, क्योंकि जो जंग का बुनियादी काज है आप उसे एड्रेस करने नहीं जा रहे। आप नए नए चैप्टर जो हैं, नए नए कज़िये, नए नए मुद्दा जो हैं वो आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये जो दोगलापन है, दो रंगी है, ये बुनियादी तौर पे उसी की वजह से इस वक्त खत्ते की सूरत हाल इंतहाई वॉलेटाइल बनी हुई है। और जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये जो थिएटर ऑफ वॉर है इसका स्पेक्ट्रम वसी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एक आजमाइश या इब्तला जिसमें हिजबुल्लाह को मुब्तला किया गया, उनके लीडर को शहीद करके, इस वक्त मैं समझता हूँ वो उन्हें यानी उनकी सोग की जो कैफियत है, और उसमें आप देखिए कि इस जंग बंदी को एक लम्हे के लिए तवक्कुफ नहीं आ रहा, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, जो उनकी नमाज जनाजा है, वो भी अभी अदा नहीं की जा सकी, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पे अरब दुनिया से और मुस्लिम दुनिया से जो है वो आला शख्सियात की शिरकत में तवक्को है। और लेबनान का जो बैरूत का हवाई अड्डा है वो खुद इसराइल के निशाने पे है। ईरान से आने वाली फ्लाइट्स के रेडियो ट्रांसपॉन्डर्स को वो हाईजैक करके उन्हें रास्ते में धमकियां देता है कि आप यहीं से वापस चले जाएं। मुसाफिर तैयारे को भी मार गिराने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ऐसे में आप यानी जिसे कहना चाहिए एक ऐसे बदमस्त हाथी की तरह जो है वो हालात को रौनते जा रहे हैं। तो इसका बैकलैश आप जाहिर है ताकत के नशे में आप, और वो दुनिया भर से आ रहा है मंसूर साहब, वो तो दुनिया से आ ही रहा है। सर ये बताएं कि क्या वजह में है, क्या इसराइल की सालमियत है, या नेतन्याहू का इक़्तिदार है, या मगरबी ममालिक हैं, या ये तीनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है? असल मकसद ये है कि इस खित्ते को जंगों की लपेट में लेना है, क्या ऐसा है? इसमें कोई शक नहीं जी। जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का और इसराइल का, वो तो है कि खित्ते में लार्जर मिडल ईस्ट यानी एक लार्जर इसराइल, जो ग्रेटर इसराइल जो है उसकी तश्कील है। और उसकी राह में यकीनन इस वक्त जो यहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर मज़ाहमती तहरीकें हैं, तीसरा लेबनान के अंदर मज़ाहमती तहरीक, और अब इन्हीं की जो जुल्म और ज़ातियाँ हैं वो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जब उठी हैं तो वहाँ पे भी मज़ाहमत का प्रोजेक्ट जो है वो मजबूत हुआ है। आप देखिए कि दुनिया इतने सैकड़ों हज़ारों मील से दूर आकर इराक से अमेरिका ने ईंट की ईंट बजाई, और बरतानिया के झूठे दावों के यहाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आपने इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। इराक भी इस वक्त जो है वो रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं गढ़ बना हुआ है। इसी तरीके से यमन, जिसको अगरचे वो गुर्बत से मारा हुआ मुल्क था, लेकिन वहाँ पे भी अपनी इलाका, कुछ मुल्कों ने अपनी धाक बैठाने के लिए, इलाकाई धाक बैठाने के लिए उसको भी जो है वो खंडर का ढेर बनाने की कोशिश की, और वहाँ पे भी यकीनन रेजिस्टेंस का एक प्रोजेक्ट जो है वो अंसार अल्लाह और हुसियों की शक्ल में। अब आप देखिए कि इसराइल ने क्योंकि वहां से जब रेजिस्टेंस का जवाब आया है इसराइली मजालम के खिलाफ, तो इसराइल ने 1800 किलोमीटर दूर बैठ के अपने जेट फाइटर वहां भेज के बमबारी की है। अब आप सोच सकते हैं, और ये मैं समझता हूँ हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसका ये इम्तिहान है कि वो ट्रेस आउट करें कि वो कौन से ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने अपनी एयर स्पेस अलाउ की इसराइल को उस हमले के लिए। तो अब ये वो सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि आपको फिर पता चल जाएगा। हम बात करते हैं कि हमारा फलां बरादर इस्लामी मुल्क है फलां,
तो मुझे लगता है कि यहाँ बरादर इस्लामी मुल्क कम है, बरादरान यूसुफ ज्यादा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, ये सारी जो सिचुएशन बन रही है, अभी आपने जिक्र भी किया ईरान का, यूएन असेंबली इजलास में के दौरान एक इंटरव्यू था, तो ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल तो ये चाहता है कि वो हमें जंग में किसी तरह भी ड्रैग करे, मगर ईरान ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुसलमान ममालिक जो है वो इसराइली मुजालिम के खिलाफ खड़े हों, इसका मुकाबला करें। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए जी, जो स्टेटेड पॉलिसी है ईरान की, वो तो हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस मामलात हैं वो वहाँ के जो रहबर आला हैं अली खामेनाई साहब, वो ही गवर्न करते हैं। चेंज ऑफ वहाँ पे कोई भी पार्लियामेंट हो, कोई भी सदर हो, कोई भी वजीर आजम हो, वो उन्हीं की जो डिक्टेशन है या जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको फॉलो करते हैं। इस वक्त स्टेटेड ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इन्होंने रद्द-ए-अमल देना है, लेकिन ईरान को बड़ा केयरफुली उन्होंने वे किया है अपने जो गिरदोनवा के हालात हैं, और ख़ास तौर पे जिस रीजन में हम बसते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पे भी उनके हालात जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है उनके लिए। यानी हमारी सालमियत और सॉवरेनिटी और आज़ाद खारजा पॉलिसी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान ने अपने पार्ट का जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो पाइपलाइन हमारी सरहद तक ले आया है, लेकिन हम अमेरिकी पाबंदियों के डर से और अमेरिका के डर से जो है उसे अपने यहाँ कनेक्ट नहीं कर रहे। हालांकि हम भूखे मर रहे हैं, हमें तवानाई की ज़रूरत है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के डर से नहीं। तो आज खुदा ना खास्ता अगर ईरान पर कोई ऐसी, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जो उनके मामलात हैं वो भी कशीदा हैं, क्योंकि माजी में उसामा बिन लादेन और फिर इसी तरीके से दीगर लोगों के हवाले से एक शिकायत अमेरिका को रही। तो ऐसे में अगर ईरान एक ऑल आउट वॉर में इसराइल के साथ इंगेज हो जाता है, उसे बाहर से एक्सप्लोड करने की पॉलिसी पर चलता है, तो उसे खित्ते के ममालिक की तरफ से भी तो कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही ना। तो ईरान सिर्फ और सिर्फ नारों के बेस पे या किसी के शय पर या किसी के दबाव में आके तो अपनी पॉलिसी नहीं बनाएगा, क्योंकि उनके जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उन्हें इनिशियली उन्हें सेफगार्ड करना है। फलस्तीन में अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है, यमन में सेव करना है, लबनान में सेव करना है, ताकि इसराइल का वो जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट का या ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसकी राह में बंद बांधा जा सके। अदरवाइज सर बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने पूरा एक खाका खींचा है जिससे हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत एमिनेंट है जंगे होना, और बहुत मोहतात तरीके से इन ममालिक को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मशरिक़ वस्ता को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि उनसे मुंसलिक जितने दीगर ममालिक हैं उनको भी मोहतात तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में और उसके हवाले से जो कुछ भी आगे पेशरफ्त हो वो बहुत मोहतात तरीके से हो। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऑलरेडी यूएन असेंबली में से बात कर चुके हैं। हम इस पर अभी ब्रेक लेते हैं, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आपको मालूम है कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, और जो लोग खुदादाद सलाहियतों के हामिल होते हैं वो कम उम्री में ही अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, आज एक्सप्रेसो टैलेंट में आपकी मुलाकात हम एक ऐसे कमसिन बच्चे से करवाने जा रहे हैं जो अभी सिर्फ 6ठी क्लास के तालिब इल्म है, लेकिन वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैलेंटेड चाइल्ड अब्दुर्रहमान की। छोटी सी उम्र में जब बच्चे खिलौनों वाली कार से खेलने के शौकीन होते हैं, इन्होंने अपनी रोबोटिक कार बना ली, और ये सिर्फ एक आम कार नहीं है, बल्कि ये चिप से चलती है। एक रोबोट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है, और जब ये कार सिर्फ एक कमांड पर सेंसर की ऐसी सलाहियत रखती है कि किसी भी खतरे को पेशगी भांप सकती है और अपना जो रुख है, अपनी डायरेक्शन है, उसे तब्दील कर सकती है। अब्दुर्रहमान अभी तक यूएई की 2 बड़ी कंपनियों से तारफी सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर चुके हैं, आलमी एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। मजीद इस रोबोटिक कार की तफसील उन्हीं से जान लेते हैं, अब्दुर्रहमान की ज़बानी जानेंगे, क्योंकि इस वक्त वो हमारे मेहमान हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा गुजर रहा आज का दिन आपका? जी, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, एंड आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आज मैं पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस चैनल्स में आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इतनी छोटी सी उम्र और इतने बड़े बड़े कारनामे, कैसे डिसाइड किया कि आप ऐसी कार बनाएंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकेगी? मुझे अपने कोडिंग में इंटरेस्ट भी था और मुझे इसके अंदर फन भी लगता था, और ये जो मेरी कार है ये मैंने मोस्टली फार्मर्स के लिए बनाई है, क्योंकि आप देखोगे कि फार्मर्स आधे घंटे से 1 घंटा टाइम लेते हैं पानी देने को प्लांट से बहुत बड़ी फील्ड में, और ये रोबोट बस 20 मिनट्स में वो काम कर सकता है। और इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी करूंगा कि
इंसान से गलती हो सकती है पानी गिराने की, लेकिन रोबोट के अंदर इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है जो पानी गिरा नहीं सकता। फिर इंसान टायर्ड हो जाता है जल्दी, और ये रोबोट टायर्ड नहीं हो सकता अनलेस इसकी बैटरी डेड आउट हो जाती है। अरे वाह वाह अब्दुल रहमान, क्या सोचा है आपने। अच्छा ये बताएं, आपको इसका ख्याल कैसे आया, आइडिया कैसे जनरेट हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन ली आपने? एक बार मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर बनाया था, उसके अंदर हम फर्स्ट प्लेस आए, तो उन्होंने एज अ अवार्ड ये दिया। और फिर मुझे सोच के ये ख्याल आया व्हाई नॉट टू हेल्प फार्मर्स दिस टाइम, क्योंकि मैं पहले अलग अलग तरीकों से लोगों की हेल्प कर रहा था, मतलब कभी डॉक्टर्स के टाइप के रोबोट, कुछ ऐसे, कभी ऑफिसर्स के टाइप के रोबोट, लेकिन फिर मेरा ख्याल आया कि फार्मर सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो मैंने क्यों ना फार्मर रोबोट बनाया जाए। बिल्कुल अब्दुल रहमान, हमें खुशी इस बात की है कि ना सिर्फ आपका दिमाग तेज है बल्कि इसके साथ साथ यू आर वेरी आर्टिकुलेट, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं। ये बताइएगा कि इसको कहां आपने प्रेजेंट किया है और कैसा रिस्पांस मिला है? जी, इसको मैंने एल्दार से मिला था, कंपनी से, यूए की सेकंड बिगेस्ट कंपनी, और फिर मुझे एडनॉक से भी एक सर्टिफिकेट और मेडल वगैरह मिले हैं। और फिर यहाँ पर मैं इसको मुबद्दला अरीना में लेके गया था, वो भी एल्दार के साथ है, उधर हुआ था कंपटीशन, और उसके अंदर हम 9th प्लेस आई। अच्छा बताएं कि ओके इस पर आपका कितना एक्सपेंस आया है, और इसके अलावा अभी इसमें मजीद भी कोई अमेंडमेंट्स करने का इरादा है आपका? मुझे इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं जी इसके अंदर अभी और भी करूँगा, करनी हुई, जैसे ये पानी भी डालेगा साथ में फ्लो भी करेगा फील्ड को, जो पीछे फ्लो करते हुए पानी भी डालेगा, ये भी बेटर ऑप्शन है। अच्छा ये बताइएगा, इतने मेडल्स, इतने सर्टिफिकेट्स, पढ़ाई के साथ कैसे आप मैनेज करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, और खेल कब खेलते हैं और पढ़ते कब हैं? टाइम मैनेजमेंट आपकी की फैक्टर है लाइफ का। अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है, आपको लाइफ मैनेज करनी आती है। और अगर आपको टाइम मैनेज कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना लो। मतलब आप स्कूल से आते हो, स्कूल का टाइम टेबल होता है, पहला सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट, वैसे अपनी आप लाइफ का टाइम टेबल बना लो। पहले मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद स्टडी करूंगा, उसके बाद स्कूल जाऊंगा, उसके बाद स्कूल से आके स्टडी करूंगा, कुरान पाक पढ़ूंगा, अपने कुंफू कराटे सेंटर जाऊंगा, उसके बाद आके मैं थोड़ा सा इसके ऊपर काम करूंगा, फिर खाना खा के सो जाऊंगा। अरे वाह वाह, क्या रूटीन आपने अपनी सेट किया, और हमसे इस उम्र में नहीं टाइम मैनेज होता, आपने अभी से तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे अब्दुल रहमान ये बताएं कि जब आपने रोबोट ये वाला बनाया, तो सबसे पहले आपने ये किसको शो किया, और कितनी पज़ीराई मिली कि आपने स्कूल में भी आप अपने जो ये प्रोजेक्ट्स हैं प्रेजेंट करते हैं? जी, स्कूल में प्रेजेंट करने पे वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाते हैं तो दिखाते हैं, तो प्रिंसिपल मैम खुश होती हैं, और मेडल वगैरह भी स्कूल अपनी तरफ से देता है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे जो कोडिंग के पीछे, मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है, इसके अंदर हेल्प की है। उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, यासीन, आदित्य, आर्श, हामिस, बस ये और थोड़े से। अच्छा ठीक, अब्दुल रहमान ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने दोस्तों को भी इस बात का क्रेडिट दिया है, अपनी फैमिली को देते हैं? जी, मेरी फैमिली को भी पता है कि मैं इस काम में अच्छा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं अब्दुल रहमान, हेल्प भी करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरह का टैलेंट तभी सामने आता है जब बैक एंड पे अच्छी खासी सपोर्ट हो फैमिली की, पेरेंट्स की। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपने यूए की 2 बड़ी कंपनीज हैं, इनसे ये सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, और आपने टॉप पोजीशन जो है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो 50 इंटरनेशनल स्कूल्स के आई गेस जो तलबा थे उनमें आपने टॉप पोजीशन हासिल किया है। इसका बेसिकली जो एक बार फिर से बताइएगा, जो प्रोसेस है वो क्या है? ये रोबोट आपने बनाया है, और इसके बाद ये वर्क कैसे करता है उस पे बताइएगा जरा। जी, पहले मैं आपको रोबोट के कंपोनेंट्स बता देता हूँ, स्टार्टिंग ऑफ विद द 2 मेन कंपोनेंट्स। जी, ये 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। साइबर पाई, ये आप देख सकते हैं, ये जो जॉयस्टिक है जिसके ऊपर, ओके, ये वाला, ओके, ये साइबर पाई है। फिर आता है ये आर्डिनो यूनो, मतलब समझ लें ये इसका स्पाइनल कोड है, ये इसका ब्रेन है। ये ब्रेन जो कोडिंग की होती है, ये कोड रखता है, और ये जो कोड किया होता है वो इसके साथ मोटर्स को, सेंसर्स को, डीसी मोटर्स को, और ये लाइन फॉलोअर को, और बैटरीज को अंदर भी काम। बिल्कुल ठीक, अब्दुल रहमान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपकी इनोवेशंस, आपके जो अज़ाइम है, आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं उनके मुतालिक जान के
हमारे एक्सप्रेसो प्रोग्राम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम एक्सप्रेसो में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक। है ना, आजकल न्यूक्लियस फैमिली का बहुत रिवाज है और लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ माँ बाप और बच्चों के साथ रहें और अपने वालिदैन को उनसे अलग होने का हर वक्त सोचते रहते हैं, क्योंकि पहले हम देखते थे कि वालिदैन सर पर जब मौजूद होते थे तो वो कोशिश ये करते थे कि अपने बच्चों को जो कुछ तालीम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समेटी है वो उन तक पहुंचा सकें। लेकिन आज ये बच्चे ऐसी तालीम लेने के बिल्कुल हक में नहीं है, उससे दूर भागते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो अपने माँ बाप से भी दूर रहें ताकि उनको कोई उनकी सरपरस्ती में उनका कोई काम ना करना पड़ जाए। आप क्या सोचती हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है अली, और इसी की मुनासबत से आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो बुजुर्ग हैं उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो बेसिकली यही है कि जो बुजुर्ग अफराद हैं उनकी ज़रूरियात, उनके मसाइल और जो तकालीफ हैं उसके बारे में मुआशरे को कुछ आगाही फराहम की जाए और लोगों की तवज्जो है वो बुजुर्ग अफराद के हुकूक की तरफ लाई जाए, ताकि बुजुर्ग जो शहरी हैं उनका आलमी दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि रिटायर्ड और उम्र रसीदा जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम है उनमें जो मुश्किलात दरपेश होती हैं, जो मसाइल, जो परेशानियाँ और सारी तकलीफ़ें हैं, उनसे नई नस्ल को बेसिकली आगाह किया जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी के साथ बुजुर्गों को दारुल कफाला और दारुल मान जैसी जगहों पर छोड़ा जाने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है और अक्सर लोग अपने बुजुर्गों से दूर होते चले जा रहे हैं। बुजुर्ग अफराद किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। आप यकीन रखिए, जो लहू गरमाती धूप में एक सायादार दरख्त का किरदार अदा करते हैं। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जाना माना नाम है माशाल्लाह से, और जो लाहौर फाउंटेन हाउस है उसके सरबराह हैं, साउथ एशिया का सबसे बड़ा ये इदारा है, बहुत ज़्यादा काम बुजुर्गों के लिए ऑलरेडी भी कर चुके हैं। एक्सप्रेसो की स्क्रीन पर भी आप इनको बहुत बार देख चुके हैं। तो आज डॉक्टर साहब आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि हम अपने जो हमारे बुजुर्ग शहरी हैं उनके हुकूक पूरे कर रहे हैं? अगर बेसिकली हम अपने फैमिली से स्टार्ट करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, आज का दिन हम मना रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें ये दिन 365 दिन मनाना चाहिए। ये थोड़ी है कि एक दिन मना लिया है। हमारे वालिदैन और दादा दादी का दिन, नाना नानी का दिन एक दिन साल में, अगर आप खुद बन जाएं दादा नाना नानी, पता चल जाएगा साल में एक दिन, तो दिन तो रोज़ मनाना है। सही, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि जो माशरे की रिवायात हैं, और मैं छोटी सी स्टैटिस्टिक बता दूं ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस भी हो जाए इस बारे में। दुनिया में इस वक्त 8 अरब की आबादी, 1 अरब लोग बूढ़े। अच्छा, बूढ़े कौन? 60 साल से ज़्यादा। अब 60 साल की पाकिस्तान में भी आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, और हैरानकुन बात यह है कि 60 साल के बाद जब अमूमन रिटायरमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें अब्यूज़ भी हैं। लोग अपने अभी आपने न्यूक्लियस फैमिली की बात की, अकेलेपन की बात की। अच्छा, मैं हमेशा इस बात को ये कहता हूँ कि आप जो हैं वो, क्योंकि मुझे 32 साल हो गए हैं साइकेट्री से रिलेटेड यही काम करते हुए, मैंने तो सिर्फ एक बात ये देखी है और आप सबको ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुढ़ापे में आपका ख्याल रखा जाए तो अपनी जवानी में अपने बूढ़ों का ख्याल रखें। देयर इज़ नो अल्टरनेट। आप गंदुम बो के आम नहीं पैदा कर सकते। ट्रू। वालिदैन भी आपके हैं, आपके दादा दादी भी हैं, और मैं हमेशा कंबाइन फैमिली को इसलिए प्रमोट करना चाहता हूँ कि वेयर एंड टीयर्स तो हर माशरे में मौजूद हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सफरिंग में केयर गिवर्स भी मिल जाते हैं जब एक फैमिली सिस्टम में आप रहते हैं। अच्छा, जितनी तेज़ी से अवेयरनेस बढ़ रही है, आइसोलेशन बढ़ रही है, और ये यूरोप में तो बहुत बड़ा मसला था ओल्ड हाउसेस का। बदकिस्मती ये होने लगी है कि पाकिस्तान जैसे इदारे में भी, पाकिस्तान जैसे मुल्क, अच्छा ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया था भाई कि अपने वालिदैन को ओल्ड हाउसेस में, जिस तरह आपने दारुल सुकून, दारुल मान और दारुल कफाला की बात की है, या फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में छोड़ के जाएं और एड्रेस चेंज कर दें। हमारे पास कई ऐसी फैमिलीज हैं कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा हुआ है और उन्होंने एड्रेस चेंज किए हुए, हमें नहीं पता कि ये कौन है। कैसी बदकिस्मती की बात है। और लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बहुत क्लियर मैसेज मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस यही है कि जिसने भी तरक्की करनी है, जिसने भी सुकून हासिल करना है, जिसने भी इज़्ज़त हासिल करनी है, वो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करें तो होगी।
देयर इज नो अल्टरनेट के बगैर उसके होगी। तो डॉक्टर साहब रीजन बेसिक आप क्या समझते हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है? एक तो ये जो मोबाइल फ़ोन है और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम दूसरी दुनिया के लोगों से ले रहे हैं, हमारा माशरा डिफरेंट माशरा है। हाँ, एग्जैक्टली। हमारा हम यूरोप में नहीं पैदा हुए गलती से, लेकिन हमारी शक्लें, हमारे अमल, हमारे किरदार वो सब यूरोप वाले होते जा रहे हैं। तो यूरोप का तो यही सबसे बड़ा मसला है, ओल्ड हाउसेस का। आपको पता है, एक छोटी सी बात मैं बता दूं, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई कोरोना में वो यूरोप में हुई है। और वो कहाँ पे हुई? ओल्ड हाउसेस में। पाकिस्तान में इतनी थोड़ी हुई, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं अभी भी। बिल्कुल। तो एक तो जो 60 साल से ज़्यादा लोग हैं उनमें और 80 साल तक जाते जाते मेंटल इलनेस का भी शिकार हो, 14% कहते हैं कि मेंटल इलनेस का भी शिकार हो जाते हैं। तो आपने अपने बुज़ुर्गों का ख्याल ऐसे रखना है जैसे बच्चों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैं सुकून हासिल करने की बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं अमूमन बुज़ुर्गों में रहता हूँ या बच्चों में रहता हूँ, क्योंकि उनमें दुनिया कम होती है, उनमें वो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उनके पास। आप वो जल्दी से माफ़ कर देते हैं, वो जल्दी से माफ़ी मांग लेते हैं, जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं और जल्दी से मान जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बुज़ुर्गों में ज़्यादा बैठें। अच्छा, वो वालिदैन को मैंने देखा है कि जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट है जो पिछले 45 साल से एडमिट है। जुडिशली से उनकी फैमिली बिलोंग करती है, बेटा भी सीनियर पोजीशन पे है, उनका शौहर भी था। 45 साल से वो हमारे पास एडमिट है। वो रोज़ाना गेट पे आती है और गेट पे आके पूछती है कि मुन्ना आएगा? हम कहते 2 बजे आएगा, और मुन्ना नहीं आया। अब आप खुद सोचें कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। मेरे पास एक बच्ची लाई गई, 5 साल की बच्ची। तो उसके पेरेंट्स थे, बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि ये जो है ना बहुत तंग करती है, ये जो है ना आग लगा देती है, ये पानी डाल देती है खाने में, ये पढ़ती नहीं है। मैंने कहा 5 साल की बच्ची। तो वो हमारी थेरेपिस्ट थी, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। तो उसने कहा बच्ची ने कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो हमने कहा कि जी पेरेंट्स से कि आप घर से बाहर चले जाएं, सॉरी ऑफिस से बाहर चले जाएं। और हमने बच्ची से बात करना शुरू की। तो बच्ची ने कहा कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तो हमने कहा कि बेटा तुम इतने छोटे बच्चे हो, तुम अकेले कैसे रहोगी? कहते नहीं, अकेले रहने से कोई मरता नहीं है। अब ये हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये इतना छोटा बच्चा, 5 साल, आप सोचें जरा, 5 साल, कोई एज ही नहीं। तो वो अच्छा, तो हमने उससे पूछा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, कि तो कहने लगे मेरी मामा हमेशा दादी को ये कहती है कि ये यहाँ से चली जाए, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, इनके जाने से कोई मरता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि 5 साल का बच्चा क्या लर्न कर रहा है, और 5 साल के अंदर उसने क्या अपना जो है ना वो मैसेज देना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो ये बताइएगा, कुछ ख़ानदानों में कुछ दीगर इंडक्शंस भी होती हैं वालिदैन की सूरत में, जैसे सौतेले बाप या सौतेली माँ। तो इस सूरत में उन माँ बाप का कैसे ख्याल रखना चाहिए आप? अच्छा देखिए, पहले फिर वही समझ लें कि अगर सौतेले माँ है या बाप है या कोई ऐसा भी रिलेशन, सौतेले माँ बाप तो वैसे ही बेचारे बहुत कम ही होते होंगे, लेकिन फिर भी हम तो अपने रियल माँ बाप की बात कर रहे हैं ना। Exactly. हम तो रियल माँ बाप के साथ भी ये रवैया कर रहे हैं। तो आप यानी ये तो ओल्ड की बात जो कर रहे हैं उसमें सभी लोग शामिल हैं। देखिए, अच्छे बुरे एलिमेंट दोनों जिंदगी में होते हैं। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो सबसे अच्छी चीज़ उसमें क्या है कि आप उसमें उस बंदे की अच्छी बातों को याद रखें। अदरवाइज तलाक़ें क्यों होती हैं कि भाई वो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है, ये एक रीज़न है। तलाक़ें किस बात पे हो रही हैं कि वो ये ब्रश जो करती थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लव मैरिज कर रहे हैं और इस बात पे तलाक भी ले रहे हैं। तो ये अच्छा, जब भी किसी रिलेशन में, अच्छा मैं एक बड़ी उम्दा और ख़ूबसूरत बात मैंने सुनी किसी जगह पे कि जब भी कोई किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो ये अल्लाह की तरफ से आपको इस काबिल समझा जाता है कि वो जिम्मेदारी दे दी गई। भाई अगर कोई सौतेला रिश्तेदार, कोई बीमार, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा आपकी जिम्मेदारी में, कोई यतीम आपकी जिम्मेदारी में आ जाता है, तो अल्लाह ताला ने वो 4 हार्मोन रखे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में। इसका नाम है ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और बिल्कुल। और ये हार्मोन जो हैं बहुत असर रखते हैं आप पर। डोपामिन से हार्ट अटैक से आपको हार्ट अटैक से बचाते हैं, आपको मेंटल इलनेस से बचाते हैं, आपको खुशी में महसूस कराते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं। आप ये करते रहें।
हो गया। डॉक्टर साहब, इस पे तो बहुत जितनी हमें भी गुफ्तगू डोपामिन हम हमारी बढ़ गई है और बहुत खुशी है करते कि रहे, आप वक्त हमारे जो साथ है वो स्टोरीज में हमेशा आए, ऐसा ही आते लगता है कि- रहिएगा। और आज का दिन यकीन रखिए कि बहुत जरूरी है, क्योंकि 365 दिन उन्होंने ख्याल तो रखा है, लेकिन एक दिन उनके नाम भी सही। आज उनको सेलिब्रेट कीजिए। ये बड़े बूढ़ों का दिन है, बुजुर्गों का दिन है, और उनको इन ऐसी जगहों पर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको बहरहाल छोड़े जा रहे हैं अभी फिलहाल। मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।